तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप सबकी तैयारी अच्छी से हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर हो गई है तो रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल है। ये बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज पूरी सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक ओवरऑल व्यू दिया जाएगा और साथ में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन आसानी से अच्छे ढंग से हो सके। तो आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को और आप आराम से क्वेश्चंस को देखें। और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसको 2x स्पीड में देख लें, जिससे कि रिवाइज हो जाएगा। और अगर नहीं बन रहा है तो उसको आसानी से देख लें। ठीक है, तो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय हिंदी में कहते हैं, यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और आगे हम चलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एक ओवरव्यू हम शॉर्ट में दे देते हैं इस चैप्टर का। बाद में क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रहे और फिर क्वेश्चंस में आसानी से उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मान लिया ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है, अगर दो, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक है 45 और एक है 22, 45 और 22, तो इसमें बड़े वाले को हम छोटे वाले की कुछ मल्टीपल में और प्लस में कुछ रिमाइंडर करके लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है, बड़े वाले को हम छोटे वाले से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद में जो हमारा भागफल आता है, जो कोसेंट आता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको प्लस में लिख देते हैं। तो ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम भी होती है, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही हमें इसमें बताया जाता है। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या है, किसी भी नंबर को, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम उनके प्राइम मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे प्राइम मतलब 2 3 4 2 3 5, जो खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जो नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, तो ये थ्योरम जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 32,760 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, 32,760 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 13 से। इस तरह से हम इन सबकी गुणा करेंगे, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 32,760 अगेन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 क्यों लिखी है, दो जो है वो 3 बार है, 2 2 2, ये 2 3 बार है, इसलिए हमने इसको 2 की पावर 3 लिख दी। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख दी, और 5 1 बार है, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, और जगह नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे 13 है तो 13 को लिख दिया, और 7 है 7 को भी लिख दिया। तो ये सारे मल्टीपल कौन से हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में हम इसको लिख सकते हैं। अब दूसरी क्या चीज़ आती है इसमें, दूसरा कॉन्सेप्ट एक और है, एनी डेसिमल एक्सपेंशन एक्स विच टर्मिनेट्स एंड देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज पी वाई क्यू। मतलब जो भी हमारे पास कोई एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट होता है, मतलब टर्मिनेट मतलब जैसे एग्जांपल में हमने दिखाया, ये 0.66, सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हैं, 6 और 6, इसके बाद में कोई भी आगे डिजिट नहीं जा रही, तो ये टर्मिनेट्स होते हैं ऐसे नंबर। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो भी एक्सपेंशन जो टर्मिनेट होते होंगे उनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और पी वाई क्यू की जो टर्मिनेट होते हैं उनको अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो पी और क्यू ऐसे हों कि वो को प्राइम हो, मतलब पी और क्यू में कोई भी ऐसा टर्म ना मिले, जब इनका मल्टीपल में ऐसे लिखेंगे तो कोई कैंसिल ना होता हो, मतलब पी और क्यू में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो
जब ऐसा लिखेंगे तो क्यू अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। मतलब दूसरी तरह से इसको ऐसे समझे, जैसे कोई पी वाई क्यू की फॉर्म में कोई भी हमारे पास नंबर है लिखा, ठीक है, तो उसका जो क्यू है अपान में जो चीज़ लिखी है वो ऊपर वाले नीचे वाले सब काट पीट के पी वाई क्यू की फॉर्म में हम फाइनल बनाने के बाद में जो क्यू है उस क्यू को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की पावर में आते हैं तो वो नंबर्स, ये पूरा नंबर जो आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 0.66 है तो ये टर्मिनेटिंग है। अब हम यहाँ से प्रूव करके देखते हैं कि इसके देखो प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह के आएंगे जो क्यू के। तो हमने 66.66 को हमने लिखा 66/100, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड भी हो रहा है तो हमें इस फाइनल फॉर्म में पहुंचाना है जब कोई भी P और Q दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना बचे। तो इसमें अभी 2 कॉमन था तो हमने 66 और 100 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 33 और 50 आ गया। अब इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो 33 को ऐसे ही छोड़ दिया और 50 को हमने लिख लिया 2 इंटू 5 इंटू 5, इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया। प्राइम फैक्टर्स में हमने लिखने के बाद में देखा कि जो क्यू मतलब नीचे वाला अपान वाला डेनोमिनेटर, तो 2 की पावर 1 थी और 5 2 बार था तो 5 की पावर 2 थी। तो हमने इसे 2 की पावर n और 5 की पावर m, या ऐसे कर लो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में बदल दिया। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि 0.66 जो है वो उसका डेनोमिनेटर जो आएगा वो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, या इस तरह से कहें कि जो m है यहाँ पे 1 हो गया और जो n है वो यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो है प्राइम फैक्टर्स इस तरह से क्योंकि आ रहे हैं तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और समझना है तो और देखो एक बार समझाता हूँ। कोई भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ टर्म है, अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसका क्यू लेंगे। कब लेंगे? पहले पी और क्यू में जो कटता होगा उसको काट लेंगे, ठीक है, जो कैंसिल होता होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद में क्यू लेंगे, क्यू के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद में अगर 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा। अगर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहे होंगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मतलब लास्ट तक की ये रिपीट होता रहेगा। इसके बारे में हमने एक वीडियो शॉर्ट में बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उसको आप देख लेना तो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का आइडिया भी मिल जाएगा और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का भी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। मान लिया कोई 2 नंबर हैं A और B, उनका जो हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे तो दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आएगा और उनके एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो ये फार्मूला बन गया HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। जो संख्याएं हमारे पास हैं A और B उनका गुणनफल। अगर मान लिया हम 45 और 22 के बारे में बात करें तो 45 और 22 का LCM निकालो फिर HCF निकालो, दोनों को गुणा करो तब भी उतना ही आएगा और 45 और 22 का आपस में गुणा करो तब भी उतना ही आएगा। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास है, इसके अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक। एक और बात आती है, रेशनल और इरेशनल नंबर तो हम बता चुके हैं, शॉर्ट वीडियो में देख लेना मेरे, ठीक है। और भी क्लैरिटी चाहिए तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। सम प्रोडक्ट डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब कोई भी एक इरेशनल नंबर है उसको किसी रेशनल नंबर से चाहे ऐड करो उसको, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो,
चाहे डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर ही हमारे पास मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट हो गई है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, किसी भी दो नंबर को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई भी एक्सप्रेशन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं तो हम उसको टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अगर किसी इरेशनल नंबर का सम किसी रेशनल नंबर के साथ में करेंगे या उसका प्रोडक्ट करेंगे या उसका डिफरेंस करेंगे, मतलब उसको घटाएंगे या उसको भाग करेंगे, तो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पफुल अगर आपके लिए है तो आप इसको देखिए। अगर हेल्पफुल तो होगा ही, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला ये, क्योंकि इसमें पूरा ही चैप्टर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं विद क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं तो आप उसको 2x स्पीड में देख लो, या फिर रिवीजन के तौर पे उसको पूरा देख लो जो नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। कैसे प्राइम फैक्टर बनाते हैं, देखो इस तरह से 867 को इस तरह से हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे, फिर 255 के इस तरह से प्राइम फैक्टर बना लेंगे। जो प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन होंगे वही उन दोनों का उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास। लेकिन वो तरीका भी है हमारे पास, दूसरा तरीका यूक्लिड डिवीजन लेमा से है। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखो जो बड़ी संख्या है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटी संख्या से, तो जो कोसेंट हमें मिलता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस संख्या को और प्लस रिमाइंडर कर देते हैं। तो ये हमने अभी यहाँ पे बताया था, इस तरह से हम करेंगे। तो 867 को हम लिखेंगे 255 गुणा 3 प्लस 102। देखो 867 को हम लिख सकते हैं 255 गुणा 3 प्लस 102। कैसे लिखा ये, 867 को डिवाइड करेंगे 255 से तो 3 पूरा पूरा चला जाएगा और 102 हमारे पास शेष बच जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 255 को और 102 जोड़ेंगे तो यही मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करके देख सकते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इतना आना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस 255 को और इस 102 को अगेन लिखेंगे। तो 255 को हम लिख सकते हैं 255 को अगेन लिख सकते हैं 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब इस 102 और इस 51 को फिर से ले लेंगे तो 102 को हम लिख सकते हैं 51 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ से हमें जो यहाँ पे मिलता है लास्ट में, यही हमारा HCF हो जाता है। तो करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको उस वाले मेथड से भी। देखो 867 जो है इसको हम जब इस तरह से प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे तो 867 के हमारे पास मिलेंगे 3 इंटू 17। दूसरा 255 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो HCF निकालने का क्या तरीका होता है, HCF में जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। 3 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लिया। 17 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लिया। 5 कॉमन नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे, और दूसरा 17 भी कॉमन नहीं है तो उसको भी नहीं लिखेंगे। तो 17 3 51। तो यहाँ से भी हमारे पास HCF क्या आ गया, 51। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया दोनों तरह से। तो आप किसी से भी मेथड से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया है आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमे से ही करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा HCF ऑफ 240, 88 एंड 26, इन तीनों का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को ले लेंगे, उनका HCF निकाल लेंगे, फिर जो HCF आएगा उसका और इसका HCF निकाल लेंगे। तो चलो करते हैं। ठीक है, पहले हम 240
और 88 को ले लेते हैं। तो 240 को हम लिख सकते हैं 88 मल्टीप्लाई 2 प्लस 64। फिर इस 88 और 64 को लेंगे तो 88 को हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। फिर इस 64 और 24 को लेंगे तो 64 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 16। ठीक है, अब इस 24 और 16 को लेंगे तो 24 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8। अब इस 16 और 8 को लिखेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 प्लस 0। अब कब तक करेंगे? जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता। तो हमें यहाँ पे 0 मिल गया, आर की वैल्यू 0 मिल गई, तो यहाँ पे जो आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे हमें 8 मिल गया। किसका किसका? अभी 2 का मिला है सिर्फ, 240 का और 88 का मिला है सिर्फ। अब 26 और 8 का निकाल लेंगे तो तीनों का मिल जाएगा। तो अब हम 8 का और 26 का निकालेंगे, इसका और जो बचा हुआ नंबर उसका। तो हम यहाँ पे बड़े नंबर को लिखेंगे 8 इंटू 3 प्लस 2, 8 3 24 और 2 26। कैसे लिखते हैं इस तरह से बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे 8 और 2 को ले लेंगे, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ 0 आ गया तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो देखो इन दोनों का पहले निकाल लिया था, इसका बाद में निकाल लिया, तो ये तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो हमें मिल गई। तो हमारा फाइनल आंसर जो है 2 है। ये 2 का मतलब क्या है? ये तीनों में ही कॉमन होगा, मतलब ये 2 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 8 नहीं डिवाइड करेगा तीनों को, 8 इसको सिर्फ करेगा, 26 को नहीं कर पाएगा, इसलिए ये फाइनल आंसर नहीं हमारा। 8 और 26 का भी निकालेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे डर जाते हैं, तो मैं ये आपको क्वेश्चन इसीलिए मैंने पिक किया है, बहुत ही मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पिक किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप इसको फैला दो बढ़िया करके, अपने दोस्तों को बता दो और सब्सक्राइब कर डालो चैनल को, क्योंकि आगे जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो दबा के, बेहतरीन करके अपने सारे दोस्तों को फैला दो ये। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपको कम रिसोर्सेस में पीपीटी टाइप का आपको बना के दिया है कि टाइम खर्च ना हो और बढ़िया करके पेन का यूज कर सकूँ, क्योंकि ये डिफरेंट कलर मैंने यूज किए हैं। अगर आपको लाइव यूज करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैंने आपको पीपीटी टाइप का बना दिया है कम रिसोर्सेस में। तो आप इसको समझें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, शो एवरी पॉजिटिव। शो क्या हमें शो करना है? एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मतलब कोई भी पॉजिटिव मतलब कोई धनात्मक, जो भी धनात्मक हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, उन्हें 2q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो हमारे पास विषम पूर्णांक होते हैं उन्हें 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमने क्या बताया, यहाँ पे देखो एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई है, जो r है, जो यहाँ पे r है वो 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। b क्या है? यहाँ पे जो छोटा वाला नंबर 22 है इससे छोटा ही होगा ये जो r यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 22 से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे 23 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 22 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 22 हो जाता तो एक और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता, तो 22 गुणा 3 सीधे लिख देते, यहाँ पे 0 लिख देते। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो इससे बड़ी नहीं हो सकती है, तो b से छोटी होगी। तो हम यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम क्या मानेंगे, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल टू, b की जगह पे हम 2 लेंगे, यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 लेके चलेंगे। प्रूफ करना है ना, तो हम इसलिए b की वैल्यू 2 लेके चलेंगे। तो 2 ये हमने b ले लिया और q प्लस यहाँ पे r की जगह पे हम या तो 0 ले सकते हैं, ठीक है, या 2q प्लस 1 ले सकते हैं।
आर की वैल्यू 2 से छोटी होगी, बी से हमने यहाँ पे बताया आर की वैल्यू 0 से बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है, बी से छोटी ही होगी। मतलब बी की वैल्यू हमने तो 2 ले ली, तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है, बी से छोटी होगी। तो आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है या आर की वैल्यू 2 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो इन दोनों केस को नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास ये लेंगे और ये लेंगे। तो ए को हम लिख सकते हैं 2q, 0 ऐड करेंगे तो 2q ही बचेगा, या ए को लिख सकते हैं 2q प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, जिस भी चीज़ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इस 2q की वैल्यू कुछ भी ले लें, q की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 1000 ले लें, हमेशा ही ये 2q 2 से डिवाइड होगा। और जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो q एनी इंटीजर q एनी इंटीजर, तो a विल ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। देखो q पूरा एक इंटीजर है, q की वैल्यू कुछ भी ले लें तो a यहाँ पे जो है वो हमेशा ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हेंस वी कैन से दैट 2q इज इवन। ठीक है, अब दूसरे वाले को ले लेते हैं। देखो अगर 2 इवन है तो 3 ओड होगा, 4 इवन है फिर 5 ओड होगा। तो यहाँ पे इवन ओड इवन ओड। ठीक है, तो हर इवन के बाद एक ओड आता है। तो हमारे पास अगर 2q एक इवन है तो 2q में एक जोड़ेंगे तो ये ओड मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस 2q प्लस 1 इज ओड इंटीजर। इंटीजर क्यों आएगा? क्योंकि हमने q को एक इंटीजर मान के चला है। यहाँ पे q इज इक्वल टू एन इंटीजर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a को लिया, उसको हमने b को 2 मान के 2q प्लस 0 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया, और r की वैल्यू 2 से बराबर और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 2q प्लस 1 तक ही जाएंगे। a की वैल्यू 2q लिखी और 2q प्लस 1 लिखी। 2q हमेशा 2 से डिवाइड होगा तो ये एक इवन इंटीजर आ जाएगा, और 2q प्लस 1 2q के बाद आएगा एक, तो ये एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 सो दैट m इज एन इंटीजर। मतलब m अगर कोई इंटीजर है तो ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अज्यूम दो इंटीजर हम मान लेते हैं, दो नहीं एक ही मानते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये हमें दोनों मिल जाएंगे एक ही से। तो एक हम इंटीजर मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 3q प्लस 2। यहाँ पे हम b को 3 मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमने एक इंटीजर ले लिया पॉजिटिव a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 3q प्लस 1 3q प्लस 2। b को यहाँ पे 3 लिया है तो 3q प्लस 3 नहीं लिखेंगे, अभी पीछे बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमने a को अज्यूम कर लिया 3q प्लस 0 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2।
अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है इसका स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3q स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोलना आता होगा ना यार। तो इसको हम ओपन करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम 3q स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4q प्लस 3 प्लस 1। इसको 3 प्लस 1 क्यों लिखा है? देखो रिमाइंडर में अगर 4 आएगा तो वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 से ज़्यादा रिमाइंडर हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया जा चुका है, ये रूल है। इसलिए हम 4 को 3 प्लस 1 लिख लेंगे, 3 को इसके साथ मर्ज कर लेंगे, 1 को रिमाइंडर छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसको 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 3 तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे 4q प्लस यहाँ 3 से 1, 3 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा प्लस ये वाला 1। इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। यहाँ पे m की वैल्यू 3q स्क्वायर है, यहाँ पे m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 2q है, यहाँ पे m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। अब ये m एक इंटीजर ही होगा क्योंकि हम इंटीजर लेके चल रहे हैं। q इज एन इंटीजर, q एक इंटीजर है। तो q एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर का मतलब यार 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर उसका स्क्वायर करेंगे तब भी एक इंटीजर मिलेगा, तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर ही होगा, q स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी एक इंटीजर होगा, तो m भी एक इंटीजर होगा। अब q एक इंटीजर है, q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसके मल्टीप्लाई भी इंटीजर होगा, इसमें एक और इंटीजर जोड़ देंगे तब भी इंटीजर आएगा। कोई q स्क्वायर इंटीजर होगा, इसका मल्टीप्लाई भी इंटीजर होगा, इसमें ऐड करेंगे इंटीजर होगा, एक और इंटीजर ऐड करेंगे तो भी इंटीजर होगा। तो m एक इंटीजर होगा, m एक इंटीजर होगा, m एक इंटीजर होगा। तो ए स्क्वायर को हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से भी 3m प्लस 1 ही आया, इसके आगे के टर्म आएंगे नहीं, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस ए स्क्वायर कैन ओनली बी रिटन इन द फॉर्म 3m and 3m plus 1 where m is an integer, m एक पूर्णांक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द 0 डिजिट, मतलब आखिर में इसके 0 आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है हमें। 6 की पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो n, तो 6 की पावर n में कितने लास्ट में 0 आएंगे ये चेक करना, आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके 6 के मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। तो 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n। देखो 6 के हमने प्राइम मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 आया, यहाँ पे होल पावर n है तो 2 की पावर भी n हो जाएगी और 3 की पावर भी n हो जाएगी, ठीक है। दोनों की पावर n हो जाएगी। अब हमारा 0 कब आएगा, देखो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, लास्ट में 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड होता होगा। जैसे 10 है तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर 20 है
तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, या जिसके लास्ट में 5 होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब 15 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, 25 है इसके लास्ट में 5 है ये भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे प्राइम मल्टीप्लाई है इसमें अगर 5 आ जाता है, हमारा 5 आ जाता है तो ये 5 से मल्टीप्लाई होता हो, 5 से डिवाइड होता होगा। मतलब अगर किसी भी प्राइम फैक्टर में 5 इंटू 5 इंटू 2 है तो हम कह सकते हैं ये 5 से डिवाइड होता होगा। तो 5 से डिवाइड होता होगा, इसका मतलब इसके लास्ट में 0 आ सकता है। तो इसके लास्ट में 0 तब आएगा, 0 विल लास्ट digit if prime factor will have 5 and 2। तो यहाँ 2 तो है इसके प्राइम फैक्टर में लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों हमने कह दिया 0 पे एंड नहीं होगा? 6 को हमने लिखा प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब 0 पे एंड तब होगा जब 5 से डिवाइड होता होगा और 2 से भी डिवाइड होता होगा। तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये आसानी से, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके 5 प्राइम फैक्टर का पार्ट नहीं है 5 इसका। तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा होगा लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए 0 आने के लिए, तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है? अगर टाइम मिला तो बताऊंगा, ठीक? प्रूव दैट 2 + 3 √ 3 इज एन इरेशनल नंबर। एक अपरिमेय संख्या है, 2 + 3 √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो कैसे प्रूव होगा ये? देखो हमने अभी आपको थ्योरम एक बात बताई थी कि कोई भी इरेशनल नंबर, ये हमें पता तो है, देखो प्रूव करना है, पता तो है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, 9th में पढ़ चुके हो आप लोग। √3 एक इरेशनल नंबर है, ये पता तो है हमें, लेकिन प्रूव करना है ना। तो देखो इरेशनल नंबर से हमने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को करते हैं तब भी एक इरेशनल आता है, और किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं तब भी इरेशनल आता है। तो √3 एक इरेशनल है, तो ये पूरा भी एक इरेशनल होगा, ये हमें पता है। तो हम अगर √3 को इरेशनल प्रूव कर दें तो हम बता सकते हैं कि उसका मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर से करेंगे तो वो भी इरेशनल होगा, और किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तब भी इरेशनल ही होगा। तो √3 कैसे हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं? √3 को इरेशनल प्रूव कर लें, बाद में ये लिख देंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर से 3 से तब भी इरेशनल आएगा, और 2 को ऐड करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। हेंस 2 और +3 √3 पूरा ही इरेशनल होगा। तो हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? लेट अज्यूम हमने मान लिया √3 = P/Q। √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q पता कैसे हैं? P और Q ऐसे हैं जो को प्राइम है, मतलब P और Q में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कटने वाली नहीं है, काट पीट के ही हमने लिखा है। √3 = P/Q हमने काट पीट के लिखा है, इसमें कटने वाला कोई भी टर्म नहीं है, मतलब P और Q आपस में को प्राइम है, ठीक है? P और Q आर को प्राइम। इस तरह से हमने √3 को लिख दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं Q × √3 = P। Q का है मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Q² × 3 = P²। तो इसको हम लिख सकते हैं P² = 3Q²। यहां से हम लिख सकते हैं Q² = P²/3। अब यहां से हमें क्या पता लगा? यहां से क्या पता लगा कि जो P² है उसको 3 डिवाइड कर रहा है,
अगर पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ये एक थ्योरम है कि पी को भी 3 डिवाइड करता होगा। तो 3 विल डिवाइड पी आल्सो, मतलब अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। तो हम पी को कैसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख सकते हैं के। तो हमने लिख लिया पी इज इक्वल टू 3 के क्यों लिख दिया, क्योंकि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 3 डिवाइड करता होगा। तो पी को हमने एक ऐसी संख्या मान लिया जो 3 का मल्टीप्लाई है, तो इसको 3 डिवाइड कर रहा होगा, तो हमने ये मान लिया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 3k को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब इस 3k को हम इक्वेशन 1 में लिख सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब p इक्वल टू 3k को यहाँ रख देंगे हम, तो क्यू स्क्वायर हमें मिलेगा 3k का होल स्क्वायर अपान 3, ठीक है। तो यहाँ हम और सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर अपान 3, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, 3 3 या 9 हो जाएंगे ना, 3 3 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 3, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो Q इज डिविजिबल बाय 3। क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो Q भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो हम Q को भी लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ पे कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं K, यहाँ पे ले सकते हैं A मान लेते हैं 3A। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें मिला P इज इक्वल टू 3K और यहाँ से हमें मिला Q इज इक्वल टू 3A, मतलब P भी 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें क्या पता लगा कि P भी 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने माना क्या था, P और Q आर को प्राइम, मतलब इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ से ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते पी क्यू को, दोनों को। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है P इज इक्वल टू 3K और Q इज इक्वल टू 3A, मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एज्यूम किया था √3 इज इक्वल टू P/Q, लेकिन √3 इरेशनल नंबर है। √3 तो रेशनल नंबर में हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया P/Q। इसका मतलब क्या हुआ कि हम P/Q लिखा है जो वो गलत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस P/Q फॉर्म ऑफ √3 इज रॉन्ग। यहाँ से हम कह सकते हैं कि √3 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है हमारा अजम्पशन। तो रेशनल नंबर को ही हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस √3 इज अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जब √3 एक इरेशनल नंबर मिल गया हमें, तो √3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक इरेशनल होगा, ठीक है। इसमें 2 ऐड करेंगे, ये भी एक इरेशनल होगा। अगर आप ऐसे करके आते हैं एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन कर देना जैसे मैंने बताया, ठीक है। √3 को आप प्रूव कर देना इरेशनल, बाद में लिख देना कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो वो भी एक इरेशनल आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से। बुक में दिया होता है पूरे को वो एक रेशनल नंबर मान लेते हैं P/Q, फिर सॉल्व करते हैं। वैसे करोगे तब भी आपको एकदम सही माना जाएगा, और इस तरह से करेंगे तब भी आपको एकदम सही माना जाएगा। इस तरह से आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं √3 को कैसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखो मैंने ये आपको √3 हो, √5 हो या √2 हो, कैसे उसको अपरिमेय या इरेशनल प्रूव करना है, तो मैंने ये बता दिया। अब ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ तक जितना मैंने बता दिया है, देखो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए।
और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इतनी चीज़ें तो आपको आना चाहिए। और वेरी बेसिक चीज़ें भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं शॉर्ट में, तो वो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर कर दें अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड के साथ में, तो आपको भी हेल्प होगी और आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया है, द रेशनल नंबर 64/455 and 15/1600 will have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हमें क्या बताना है, जो फ्रैक्शन हमें दिए हैं रेशनल नंबर के, जो हमें परिमेय संख्याओं के फ्रैक्शन दिए हैं 64/455 और 15/1600, ये जो हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो टर्मिनेट कर जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो 2-3 पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा या पॉइंट के बाद में हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये हमें बताना है। तो हमने बताया था 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में अगर डेनोमिनेटर को लिख सकते हैं तब ही हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। मतलब टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के 2-3 डिजिट के बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर q को 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे q को चेक करना पड़ेगा। तो q को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहला नंबर, पहले वाले को लेते हैं 64/455। अब सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, दोनों के प्राइम फैक्टर करना पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर करके ही हमें पता लगेगा दोनों में कुछ काटने पीटने वाला तो नहीं है। तो सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 64 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 को हम लिख सकते हैं, कैसे करना है देखो मैंने बताया, ऐसे भी कर सकते हो आप। 64 को यहाँ लिखा और 2 से करा, फिर ये 32 आया, फिर 2 से करा, फिर ये 16 आया, फिर 2 से करा, फिर ये 8 आया, फिर 2 से करा, फिर ये 4 आया, फिर 2 से करा, फिर ये 2 आया, फिर 2 से करा, फिर ये 1 आया। इसी तरह 455 के भी करेंगे। 455 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 × 7 × 13। इस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम खराब होगा, खाली की बात है। आप कर सकते हैं, अपनी रफ कॉपी लेके बैठो, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 64 और 455 दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, काटने वाली नहीं है, तो हम क्यू लेंगे। 455 हमारा क्यू है डिनोमिनेटर, इसको हम लिखेंगे 5 × 7 × 13। यहाँ से देखो 2 की पावर तो है नहीं, 5 की पावर है 1, 5 की पावर है 1, लेकिन 7 की पावर भी 1 है और 13 की पावर भी 1 है। तो ये नॉट इन फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। तो इसका जो डिवाइड करने के बाद में जो हमें जो रेशनल नंबर मिलेगा, कुछ भी मिले x इंटू ऐसे चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इससे हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। दूसरे वाले को करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हो गया हमारा 64/455। क्या किया हमने, 64 के प्राइम फैक्टर किए, 455 के प्राइम फैक्टर किए, दोनों में कटपिट नहीं रहा था कुछ, तो क्यू को हमने 455 के प्राइम फैक्टर में लिख लिया। ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, पॉइंट के बाद चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। दूसरा नंबर हमारे पास 15/1600 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 3 × 5, और 1600 के हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो 1600 के प्राइम फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2,
इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इस तरह से हम लिख सकते हैं 1600 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, तो अब दोनों में हमें क्या मिल रहा है, एक 5 कॉमन मिल रहा है, तो इस 5 को हम काट देंगे। तो बचा हुआ हमारा क्यू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हमें मिल गया m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 1। तो ये हमें लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हेंस हम कह सकते हैं कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया भाई, देखो चलो, चेक वेदर 6/15 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलो चेक कर लेते हैं। 6/15, यहाँ पे हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, 15, यहाँ पे 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक, अरे 3 पंजे 15, 15 को लिख दिया, 2 गुणा 3, 3 को लिख दिया, 6 को लिख दिया, 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 3 तो कैंसिल हो रहा था, 3 कैंसिल हो रहा था, तो हम इसको फॉर्म इसमें लिख सकते हैं 3/2 इंटू मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 3 कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2/5, 2/5 लिख सकते हैं। तो हमारा Q जो है 5 आया, Q 5 आया, तो हम Q को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। इसको देखो 1 इंटू 5 लिखेंगे, तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ m की वैल्यू क्या आई, 0, n की वैल्यू कितनी आई, 1। तो ये हमारी क्या हो गई, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस 6/15 इज a terminating decimal representation। ठीक है, देखो कैसे हमने चेक किया, 6/15, 6 और 15 में 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इसको लिख दिया हमने 2/5। फिर हमने क्यू ले लिया 5, 5 को लिख लिया 1 गुणा 2, 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 लिख लिया 5 को। 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर किसी भी चीज़ की 0 पावर करोगे पॉजिटिव इंटीजर की तो वो 1 आएगा। तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 लिख लिया इसको। उसके बाद में हमें यहाँ m मिल गया 2, m मिल गया 0 और n मिल गया 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जो 5 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसका डेनोमिनेटर, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन एचसीएम और एचसीएफ के लिए। एचसीएफ को हम जीडीसी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं।